हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? तो भारतीय जो न्यायपालिका है उसकी संरचना 3 स्तरीय है, और वो 3 स्तरीय कौन सी है? पहली है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरी है उच्च न्यायालय और जो तीसरी है वो है जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत में कितने अलग अलग स्तर की अदालतें हैं? तो भारत में 3 स्तर की क्या है? अदालतें हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। और वो जो 3 स्तर की अदालतें हैं वो है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय। आज का अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? तो स्वतंत्रता के बाद सन 1950 में जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय था वह अस्तित्व में आया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन सत्र था वह 28 जनवरी 1950 में हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत संविधान का जो अनुच्छेद 124(2) है उसी के अंतर्गत की जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के किसके द्वारा की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसके लिए जो कॉलेजियम की अध्यक्षता होती है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो किसी भी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को ही है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए इनमें से जो अर्हता अनिवार्य नहीं है वह है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। इसके अलावा कौन कौन सी जो आहर्ती है वो अनिवार्य होनी चाहिए कि वह एक भारत का नागरिक होना चाहिए, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका होना चाहिए और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होनी चाहिए। आज का अगला प्रश्न, 5 जनवरी 2018 को लोकसभा ने उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संशोधक विधेयक 2017 पारित किया। तो यह विधेयक किसमें संशोधन करना चाहता था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो 5 जनवरी 2018 को लोकसभा ने उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2017 पारित किया था, तो जो यह विधेयक था यह उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम 1954 में क्या करना चाहता था? संशोधन करना चाहता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, 5 जनवरी 2018 को लोकसभा ने उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। तो विधेयक भारत के मुख्य न्यायाधीश की पेंशन को प्रति वर्ष अधिकतम कितनी राशि तक संशोधित करने की अनुशंसा करती है? तो 5 जनवरी 2018 को लोकसभा ने उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संशोधक विधेयक 2017 पारित किया। तो जो यह विधेयक था यह भारत के मुख्य न्यायाधीश की पेंशन को प्रति वर्ष अधिकतम 16,80,000 रुपए तक संशोधित करने की अनुशंसा करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किस वर्ष की आयु तक इस पद पर रहेगा?
तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश है वह 65 वर्ष की आयु तक यह पद पर रहेगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वह जो अपना त्यागपत्र होता है वह भारत के राष्ट्रपति को सौंप सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल किसके आधार पर हटाया जा सकता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार किसके आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश के बगैर जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा जो विशेष बहुमत है इसी के जरिए हटाया जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। उच्चतम न्यायालय के वह पहले न्यायाधीश थे जस्टिस रामास्वामी जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार लाया गया था वह लाया गया था 1991 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वह है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 127 है वह क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है? तो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है उनको भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने की मनाही है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का जो अभिरक्षक है वह है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किसका अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है? तो मौलिक क्षेत्राधिकार का ही अर्थ है कि कुछ मुकदमों की जो सुनवाई है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। तो ऐसे मुकदमे में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्राधिकार इसे केंद्र और राज्य के बीच तथा राज्यों के मध्य विवादों को निपटाने की अनुमति देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मूल क्षेत्राधिकार है यही क्या करता है? केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के मध्य विवादों को निपटाने की अनुमति देता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो इनमें से जो मूल अधिकारों का संरक्षण है यह क्या है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? तो मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय इन्हीं दोनों को सौंपी गई है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, इनमें से कौन से अधिकार क्षेत्र के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है समाधान के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो इसमें से जो याचिका का न्यायिक क्षेत्र है अर्थात न्यायाधीश क्षेत्राधिकार है, इसी के तहत कोई भी व्यक्ति जिसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है समाधान के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है यह क्या है? संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष है वह याचिका दायर करने का अधिकार देता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वह है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न,
किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? तो इनमें से जो अनुच्छेद 32 है इसी के अंतर्गत क्या है, कोई भी नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थिति में रिट जारी कर सकता है? तो जो ये सर्वोच्च न्यायालय है वह मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किस लेख के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करते हैं? तो इनमें से जो अनुच्छेद 32 है इसी के तहत जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय होते हैं वह आदेश जारी कर सकते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिट जारी की जा सकती है? तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 रिट जारी की जा सकती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस प्रकार की रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो भारतीय संविधान में व्यादेश के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। इसके अलावा परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण लेख, इन तीनों ही रिटों की क्या है, विशिष्ट व्यवस्था की गई है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो इसमें से जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है यह निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो इसमें से वह स्थिति है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, इसी में क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से कारावास भेज दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी याचिका उसे उपचार प्रदान करती है? तो यदि किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से कारावास भेज दिया जाता है तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका उसे उपचार प्रदान करती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो किसी भी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में जो न्यायालय होता है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? तो अदालतों का जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसी का आदेश का अर्थ है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 22, जो क्या करता है, कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी याचिका किसी कैदी के हिरासत के कानूनी वैधता को चुनौती है? तो इनमें से जो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबिस्कस कॉर्पस की जो याचिका है वह किसी भी कैदी के हिरासत की कानूनी वैधता को चुनौती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो इसमें से जो परमादेश की याचिका है वह कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो इसमें से वह रिट है परमादेश, जो क्या है, केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कौन सी रिट तब जारी की जा सकती है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है? तो इनमें से वह रिट है परमादेश। यह तब जारी की जाती है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस समादेश को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा ना किया जा रहा कोई कार्य कराने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो मैडमस की रिट है इसी के द्वारा क्या है, किसी प्राधिकारी द्वारा ना किया जा रहा कोई कार्य कराने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, परमादेश यानी मैडमस के समादेश का क्या अर्थ है? तो जो ये परमादेश है यानी जो मैंडेमस है इसके समादेश का अर्थ है हमारा आदेश है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी।
आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? तो इनमें से जो प्रतिषेध है, यह जो आदेश है वह उच्चतम न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कौन सी रिट जारी करती है? तो जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें क्या करती है? उसे ऐसा करने से रोकने के लिए जो प्रतिषेध है यह रिट जारी करती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? तो जो ये उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण है, इससे अभिप्राय है प्रमाणित करना या जानकारी देना। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का वह रिट कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए दिया जाता है? तो इनमें से जो अधिकार परीक्षा रिट है यह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश है कि किसी भी प्राधिकार को रद्द करने के लिए दिया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो इनमें से जो अधिकार परीक्षा है, यह जो न्यायिक आदेश है वह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, किसी सरकारी कर्मचारी को कोई कार्यवाही को रोकने के लिए जिसे उसे करने का अधिकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी कर किया जाता है? तो किसी भी सरकारी कर्मचारी को कोई कार्यवाही को रोकने के लिए या जिसे उसे करने का अधिकार नहीं है, तो इनमें से जो अधिकार परीक्षा है यह रिट जारी की जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जो अधिकार परीक्षा है, इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है किस अधिकार से? तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यादेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो इनमें से वह अध्यादेश है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे क्या है निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो भारत में जो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है वो है उच्चतम न्यायालय। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? जो अंतिम अपीलीय न्यायालय है वो है उच्चतम न्यायालय। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, किसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा? तो इनमें से जो अपीली क्षेत्राधिकार है, इसी का मतलब है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर क्या करेगा? पुनर्विचार करेगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो जो भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण है, इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1992 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। तो ये थे उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।